चलो, तो yesterday we have started discussion about charges. तो कल हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन शुरू किया था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक इसमें हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन को पढ़ने के लिए कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, एक बार हमने क्या क्या डिस्कस किया था कल, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली कल हमने जो डिस्कशन शुरू किया था वो चार्जेस, चार्ज। तो हम इस चार्ज को डिफाइन कर रहे थे कि ये चार्ज मतलब एक टेंडेंसी है जिसका काम होता है कि जिस बॉडी को चार्ज मिलता है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती थी ये हम कल ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो कल के लेक्चर में जो है हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया था। आज जो है हम सेम बातें आगे पढ़ने वाले, उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ तो दिख रहा है स्क्रीन पे, जहां पे लिखा है बिल्ड एन एटम। अब यहाँ पे बिल्ड एन एटम ये ऑप्शन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि कल जो है मैंने जब आपको चार्ज का फॉर्मूला लिख के दिया था तो वहां पे हम देख रहे थे कि चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमें Q इक्वल्स टू एन इंटू ई ये फॉर्मूला यूज करना था। और वहां पे E का मतलब हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखा था। याद है ना सबको, कल हमने डिफाइन किया था डेफिनेशन के बाद में चार्ज का जो नोटेशन होगा Q, और उसको कैलकुलेट करने के लिए N इंटू ई ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। और इसमें E का मतलब था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। और उसी डिस्कशन के साइमल्टेनियसली हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों कंसीडर करना है, यहां पे हम चार्ज ऑन प्रोटॉन नहीं ले सकते क्या? क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है, चार्ज तो प्रोटॉन के पास भी होता है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको आज कुछ शो करने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा एटम बनता कैसा है हम इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, चलो तो मिलके हम क्या करते हैं, नेचर बनाते हैं, क्योंकि नेचर बनाए एटम से, अब जाके हम यहाँ पे एटम बनाने वाले हैं। यहाँ पे पहले कुछ एटम की सेटिंग थी उसको मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो, आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे होगे, यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है। ये पूरा जो डॉटेड ब्लू लाइन का सर्कल आप देख रहे हो, स्फीयर आप देख रहे हो, इसको हम एटम बोलते हैं। इसको हम ऑर्बिट के फॉर्म में भी देख सकते हैं या फिर ऐसे क्लाउड के फॉर्म में भी बना सकते हैं। पहले ऑर्बिट के फॉर्म में देखते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो आप ब्लू लाइन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्पेरिकल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम एज ए एटम ट्रीट करते हैं एंड उसी एटम से हर एक मैटर बनता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर में जो कुछ भी बनता है उसको बनाने के लिए इतने सारे जो आपको दिख रहे एलिमेंट, इनके एटम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बेसिकली एटम बनता कैसा है उसका अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो एटम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 पार्टिकल प्रोवाइड किए हैं। यहां पे एक प्रोटॉन है, यहां पे न्यूट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों पार्टिकल छोड़ के, तीनों पार्टिकल को छोड़ के कुछ दिया ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ कमी रह गई? ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली जो भी एटम बनता है और एटम में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 पार्टिकल से बनता है। एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन। मतलब आप मला घरची चाली ना मैं हेलो सर, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। दोनों के एटम के केस में 3 ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इस तरह से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनको छोड़ के कोई भी पार्टिकल मुझे यहाँ पे एटम बनाने के लिए हेल्प नहीं करेगा, इसलिए हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। अब होता क्या है देखो, जैसे कि ये सेंटर में आप क्रॉस दिख रहे हो, थोड़ा स्क्रीन का ब्राइटनेस ज्यादा इसलिए आपको शो नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर है, सेंटर में कुछ क्रॉस है। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाता हूँ और ये सेंटर में प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ये शिकवा लागलं काय? इलेक्ट्रॉन सेंटर में मैंने छोड़ दिया था, कसं शिकवते ते? सेंटर में रख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी भाग रहा है, अगेन पकड़ के मैं सेंटर के ऊपर लेके आ रहा है, फिर से ये भाग रहा है, इसको पकड़ के कहाँ से भी कितना भी फोर्स अप्लाई करके यहाँ पे प्लेस करने का मैं ट्राई करूंगा,
ये यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा है, यहाँ से भाग रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसी भी एटम के सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता, उसकी जो रीजन है वो धीरे धीरे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आएगा। अब इसको छोड़ के अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन उठा के लेके आऊंगा और उस प्रोटॉन को ये ऑर्बिट में यहाँ पे प्लेस करने का ट्राई करूंगा, तो ये प्रोटॉन भी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। मतलब ये प्रोटॉन मैंने रखा था यहाँ पे, फिर उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, छोड़ने के बाद ये कहाँ पे जा रहा है, अपनी पोजीशन पे जा रहा है, जिसको अपन बोलते हैं एज ए न्यूक्लियस पे जा रहा है। इसका मतलब देखो कि बेसिकली यहाँ पे जो एटम हमने बना लिया है, इस एटम का ये होता है कोर का पार्ट, ये होता है कोर का पार्ट, एंड इस कोर को हम बोलते हैं एज ए न्यूक्लियस। ये कोर का पार्ट होता है और इस कोर को हम बोलते हैं एज ए न्यूक्लियस। एंड ये न्यूक्लियस में अभी हमने देखा कि प्रोटॉन और सिर्फ प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन भी यहां पे आ सकता है, जिसको हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में होता ही नहीं है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम, जस्ट मिनट, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी सबको? क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वॉइस आ ही नहीं रहा है या लैग कर रहा है साउंड? एक मिनट, मैं चेक करता हूं। तब तक आप एटम को देखो, एटम के साथ न्यूक्लियस को देखो, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन को देखो। क्या प्रॉब्लम है, लैग कर रहा है? एक मिनट, एक मिनट, ऑडियो नहीं आ रहा है। गिव मी 1 minute, आई विल चेंज सेटिंग। ऑडियो अभी क्लियर है? हो गया क्लियर? चलो एवरीवन रिप्लाई दो, कमेंट फास्ट। ओके डन। हाँ, तो कुछ लोगों ने ऑडियो नहीं सुना था, उनको एकदम शॉर्ट में फिर से रिवाइज करके देता हूं कि बेसिकली हम जो कल डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज जो होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग Q इक्वल्स टू NE, और उसमें हर बार हम E को यूज करते हैं। E का मतलब कौन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की थी, प्रोटॉन की बात ही नहीं की थी। ऐसा क्यों, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज करने का ट्राई कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है जिसमें आपको एक एटम दिख रहा है, और यहां पे लिखा है कि ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर ना तो एक्स्ट्रा का पॉजिटिव चार्ज होगा, ना तो एक्स्ट्रा का निगेटिव चार्ज होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, मतलब वो एक दूसरे को कैंसल करेंगे, एंड इसलिए ये एटम न्यूट्रल बनेगा। अब यहां पे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि इस इलेक्ट्रॉन को, यहां पे नीचे इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन का भंडार है मेरे पास, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के जब मैं सेंटर में लेके आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन सेंटर से भाग के यहां पे ऑर्बिट में आ गया। उसी तरह से प्रोटॉन जो था वो प्रोटॉन सेंटर में चला गया, एंड इस सेंटर वाली कोर की रीजन को, जिसको अभी मैं ये सर्कल कर रहा हूं, इसको हमने बोला है एज ए न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में कौन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, एंड प्रोटॉन के बाद में उसका साथ देने के लिए यहां पे न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इस एटम का जो बिहेवियर होता है, और थोड़ा सा पढ़ने के लिए हम यहाँ पे और एटम के जो न्यूक्लियस है ना, उसमें थोड़े से ऑल पार्टिकल हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो क्या क्या चेंज होता है हम ऑब्जर्व करते हैं। चलो आ जाओ एटम,
ओके, आ गया। अब यहाँ पे ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें अगर मैं और एक न्यूट्रॉन ऐड करूंगा तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये कौन है, हाइड्रोजन एटम है। आई थिंक थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये हाइड्रोजन है, यहां पे सेंटर में कौन है, अब ये ब्लू वाला दिख रहे हो, ये प्रोटॉन है। ये व्हाइट वाला दिख रहा है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा समझ में आ रहा है, यहां पे कुछ तो है, ये न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमेशा सेंटर पे रहते हैं। देखो, इस न्यूट्रॉन को उठा के मैं अगर ऑर्बिट में लेके आऊंगा, यहां पे छोड़ दूंगा, ये भाग के न्यूक्लियस में जाता है। प्रोटॉन को पकड़ के ऑर्बिट में लेके आऊंगा, छोड़ दूंगा, अगेन भाग के कहां पे जा रहा है, अपने पोजीशन पे चला गया, क्योंकि न्यूक्लियस उसके लिए दूर था। चल अपने पोजीशन पे आ जा, ओके, यहां पे लेके आ गए, अब छोड़ दिया, ये न्यूक्लियस में चला गया। अब यहां पे अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रख दूंगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे रह नहीं सकता। देखो कंडीशन क्या है, एक्चुअल में ये प्रोटॉन था, उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन उसके एनर्जी स्टेट की वजह से न्यूक्लियस में नहीं रह रहा है, कहां पे जा रहा है, ऑर्बिट में जा रहा है। अब और एक प्रोटॉन अगर मैं यहां पे ऐड करने के लिए लेके आऊंगा, तो ये प्रोटॉन कहां पे है, अगर मैं इसको ऑर्बिट में छोड़ दूंगा, फिर भी ये और घर पे जा रहा है, घर की याद आ रही है इसको, ठीक है, यहां पे छोड़ देंगे, ये कहां पे चला गया, न्यूक्लियस में चला गया। अगर यहां पे न्यूट्रॉन लेके आऊंगा, ये हेलियम बन गया। उसके बाद में और एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे सेंटर पे लेके आने का ट्राई कर रहा हूं, वो ऑर्बिट में भाग रहा है। देखो ऑर्बिट में भी कौन सी चला गया, फर्स्ट ऑर्बिट की बस तो भर गई, अब उसमें जा नहीं सकता, अभी सेकंड ऑर्बिट में चला गया। यहां पे फिर से मुझे एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रखना पड़ेगा, एक प्रोटॉन आ गया, उसके साथ और एक न्यूट्रॉन आ गया, बन गया हमारा लिथियम। अब ये न्यूट्रल बना है, न्यूट्रल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर भी 3, प्रोटॉन के नंबर भी 3। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको क्लाउड फॉर्मेट बोलते हैं, कि यहां पे सेंटर में आपको कोर दिख रहा है जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंड ये जो क्लाउड स्टोर आप देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्यूशंस यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट का ही अच्छा दिख रहा है, उसके ऊपर ही जाते हैं। अब बेसिकली कोई भी मैं प्रोटॉन उठा के सेंटर में ऐड कर दूंगा, है ना, यहां पे 2 मैंने प्रोटॉन ऐड कर दिए न्यूक्लियस में, ये बोरॉन बन गया, लेकिन बोरॉन का ये प्लस आयन बन गया। अब प्लस आयन बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इस एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव बढ़ गया, मतलब ये न्यूट्रल नहीं है। अब इसको न्यूट्रल बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, है ना, कहीं पे भी फेंक दो, बराबर एकदम क्या बोलते हैं, एकदम आज्ञाधारक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, अपने अपने पोजीशन पे जाके रुकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम ऑर्बिट में उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, नहीं पसंद ही नहीं है ना, गुस्सा हो गया बेचारा। ठीक है, चलो, तो ये न्यूट्रल बन गया। क्यों न्यूट्रल बन गया, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब मुझे बोरॉन मिल गया। इस तरह से नेचर में जो भी एलिमेंट बनाने के लिए, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटम अगर बनाना है, तो हमें ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्रोटॉन ऐड करते जाओ, न्यूट्रॉन ऐड करते जाओ, न्यूट्रॉन के बाद में इलेक्ट्रॉन को भी ऑर्बिट में रख दो, सो दैट ये न्यूट्रल बन जाए। यानी कि मेरे पास जितने सारे इलेक्ट्रॉन है, अब मैं सारे का सारे इलेक्ट्रॉन खाली कर देता हूं, ठीक है ना, आज मुझे इतने इलेक्ट्रॉन का स्टॉक मिला था, खत्म हो गए मेरे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद में जितने प्रोटॉन थे उनको भी मैंने यहां पे भेज दिया, कहां पे, न्यूक्लियस में। तो ये क्या बना, न्यूऑन बना, न्यूऑन। न्यूऑन कैसे हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को आपको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है, स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं। यहां पे ये अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ऐसे ये नेचर में नहीं रह सकता, उसको स्टेबल बनाने के लिए मुझे यहां पे न्यूट्रॉन को भेजना पड़ेगा, एक न्यूट्रॉन नहीं स्टेबल, और अंडे खाने तुझे, ओके खाली, हाँ अब जाके ये स्टेबल हो गया। तो ये बन गया स्टेबल न्यूऑन का एटम। अब फिर से देखो, लास्ट 10 मिनट से हम वही बातें डिस्कस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ गया होगा कि जो भी एटम जब भी बनता है उसके पास कौन है, प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है। ये 3 पार्टिकल छोड़ के कोई और पार्टिकल यहां पे होता ही नहीं है। और उसमें कंडीशन क्या होती है कि जितना सारा न्यूट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज है वो भरा पड़ा है, कहां पे, ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, कहां पे है ये सब कुछ, न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि ये न्यूक्लियस जो है अब इतना बड़ा हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस है, पहले भी हमने लिखा था कि इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस।
ये पीरियोडिक टेबल है, हमें जब काम में आएगा तब देखेंगे, अब उसको केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पहले तो प्रोटॉन है एंड प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां पे, बाहर की ऑर्बिट में है, ठीक है। यहां पे कौन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन है। एंड इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये वाला जो है वो बनता है इलेक्ट्रॉन, ये अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी कि देखो एकदम सिंपल केस है, यहां से आपको कनेक्ट करना है कल के लेक्चर के साथ में। कल के लेक्चर में क्या क्या देखा था हमने, आपको अगर याद होगा तो, कि बेसिकली चार्ज होता है और चार्ज में जो है सिर्फ कौन प्रेजेंट है, Q इक्वल्स टू एनी में हमने इलेक्ट्रॉन ही लिखा था, क्यों लिखा था, अब उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा उसको अगर देखेंगे यहाँ पे तो बेसिकली कंडीशन क्या है, देखो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम अभी देख रहे थे उसमें हमने एक न्यूक्लियस लिया था और न्यूक्लियस में था सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड उसके सराउंडिंग में इस तरह से ये सर्कुलर ऑर्बिट थे जिसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी मोशन परफॉर्म करते थे। अब होता क्या है देखो कि कल जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, कौन सा फॉर्मूला था, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, ये वाला फॉर्मूला था। अब ये हर बार Q इक्वल्स टू N इंटू E में ये E का मतलब हमें लेना है इलेक्ट्रॉन। इसका रीजन क्या है अब जाके आपको समझ में आएगा, मैं जो बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनो, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना। यहां पे जो हम अभी एक्सपेरिमेंट देख रहे थे कि ये जो प्रोटॉन है वह कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर। अभी न्यूक्लियस कहां पे, देखो ये एटम यहां से शुरू होता है, अब ये एटम यहां से शुरू हो रहा है तो न्यूक्लियस के पास जाने के लिए हमें इतना अंदर जाना पड़ेगा। अगर हमें किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना है और वो चार्ज अगर प्रोटॉन की वजह से चाहिए तो हमें यहां से प्रोटॉन को उठा के बाहर लेके आना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर मैं उस चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूंगा तो इससे होगा क्या, एटम के अंदर जाना ही नहीं है, यहां पे थोड़ा उसको चॉकलेट दिया, चल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन को फ्री करना न्यूक्लियस में से प्रोटॉन के फ्री करने से बहुत इजी है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत सिंपल है। इसलिए हर बार जब भी कोई भी इंटरेक्शन होता है, अब कैसा इंटरेक्शन होता है हम यहां पे थोड़ा सा इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि जब ये इंटरेक्शन होगा एटॉमिक इंटरेक्शन, तो उस इंटरेक्शन में क्या होगा, और उस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो आपने बहुत बार सुना होगा उसको इंट्रो कर रहे हैं। कि आपने सुना होगा एक बलून है और उसको उलन के जैकेट से, मतलब शूटर जो हम विंटर में पहनते हैं, उसके साथ रब करेंगे तो चार्जेस एक्सचेंज होते हैं। तो कैसे एक्सचेंज होता है उसका एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये उलन का एक जैकेट है, इसके बाजू में एक बलून है। अब मैंने कुछ भी करने से पहले यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो होता क्या है, देखो बलून के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस उलन जैकेट के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये सारा न्यूट्रल है, ये भी कौन है, न्यूट्रल है। बाजू में हमने एक वॉल भी रखी है, वॉल के ऊपर भी जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने नेगेटिव चार्जेस है, मतलब वॉल भी न्यूट्रल, बलून भी न्यूट्रल एंड ये उलन जैकेट भी न्यूट्रल है। मतलब नॉर्मली हम इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे, कुछ होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। मतलब चार्जेस इधर उधर हो सकते हैं लेकिन शॉक भी नहीं लगेगा, ठीक है, एकदम आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे इस बलून को मैं उठा के ये उलन जैकेट के साथ अगर रब करूंगा तो इस रबिंग प्रोसेस से होगा क्या, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। जहां पे ये बलून जा रहा है यहां पे ये रबिंग होने की वजह से उलन जैकेट के ऊपर जितने सारे इलेक्ट्रॉन थे ये सारे इलेक्ट्रॉन ये बलून कलेक्ट करके लेके आ गया। अरे रुक, यहां पे ठीक है, अरे देखो यहां से छोड़ने के बाद अभी इधर क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये बलून जो है हाँ अभी थोड़ा स्टेबल हो गया दूर रखने की वजह से। तो अगर मैं सेंटर में थोड़ा इधर लेके आऊंगा तो ये फिर से अट्रैक्ट होके ये वुलन जैकेट के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको शांत बिठा देते हैं यहाँ पे।
तो जो प्रोसेस मैंने अभी की थी उसमें क्या हुआ था, देखो फिर से आपको एक बार हम देखते हैं। ये इनिशियल कंडीशन थी जिसमें बलून, देन उलन जैकेट एंड वॉल तीनों भी जो है वो न्यूट्रल थी। अभी मैं इस बलून को पकड़ के यहां पे रब कर रहा हूं, और इस रबिंग की प्रोसेस में रब कर रहा हूं मतलब ऐसे मैं उसके ऊपर पकड़ के, है ना, ऐसे रबिंग की प्रोसेस कर रहा था, और उसको करने के बाद यहां पे मैं बलून को लेके आ गया, ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा दूर रख दिया। क्या से क्या हो गया, यहां पे पूरे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस थे, नेगेटिव चार्जेस तो सब भाग गए बेचारे, सब पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं यहां पे, लेकिन बलून के ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। यानी कि जब दो बॉडी का फ्रिक्शन होता है, जब दो बॉडी का फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन की प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, जैसे कि ये पहला वाला एटम था, इसके बाजू में मैं और एक न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में इस तरह से और एक एटम अगर प्लेस कर दूंगा, तो जब ये दोनों की मैं रबिंग करने वाला हूं, तो एक्चुअल रबिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होता है। ये न्यूक्लियस से निकल के प्रोटॉन कभी एक्सचेंज नहीं होने वाले, न्यूक्लियस से निकल के प्रोटॉन कभी एक्सचेंज नहीं होंगे, एक्सचेंज होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है। इसका यह मतलब हो रहा है कि जब भी हम चार्ज की बात करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करेंगे, उस डिस्कशन में हर बार जो भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही होगी। इलेक्ट्रॉन को छोड़ के देखो एटम में कौन है, एक तो प्रोटॉन है, नहीं तो न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन छुपे हुए हैं कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, तो उनको वहां से बाहर उठाना पॉसिबल नहीं हमारे लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, है ना, एकदम गरीबी गरीबी जो आउटर मोस्ट शेप में शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और उनको ही यहाँ पे वर्क डन करेंगे, रबिंग करेंगे, तो दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा परेशान है, ज्यादा परेशान मतलब जिसके पास एनर्जी कम है, जो इजीली फ्री हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के इसके ऊपर आके जमा हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस हम ये बलून का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। रीसेट किया बलून, अभी देखो न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब जाके इस बलून को अगर मैं वॉल के साथ यहां पे कनेक्ट करूंगा, तो वॉल जो है इजीली एक्सचेंज होने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए यहां पे पूरा मैं रबिंग की प्रोसेस करने के बाद भी कोई भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वॉल के इलेक्ट्रॉन एंड बलून के इलेक्ट्रॉन दोनों भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है विद देयर एटम्स, एकदम प्रामाणिक है, वो छोड़ने के लिए मतलब राजी नहीं हो रहे। अब इसी बलून को अगर मैं उलन जैकेट के ऊपर घुमाऊंगा, रब करूंगा, इसने सारे इलेक्ट्रॉन जमा कर दिए, काम खत्म। अब ये बाजू में आ गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अभी आपको क्लियर हो रहा है, नहीं सारे नहीं जाएंगे, डिपेंड करेगा, आउटर मोस्ट शेल के जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा, ठीक है पंकज, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बाकी जो है मतलब डिपेंड करता है कि उनकी एनर्जी लेवल के ऊपर, उसके ऊपर आने वाले हम धीरे धीरे, है ना। वही इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की एक कंसेप्ट होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि वॉल के इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहे थे, उलन जैकेट के इलेक्ट्रॉन एकदम से कैसे आ गए, ये सारी बातें आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा आज का ये सब पढ़ाने का पर्पज एक ही है कि कल जो हमने फॉर्मूला यूज किया था Q इक्वल्स टू N इंटू E, उसमें हम E को इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही बोलेंगे। कोई भी पॉइंट आने दो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी एप्लीकेशन में, पॉजिटिव चार्जेस कभी भी मूव नहीं होने वाले। मूव होते टाइम हर बार सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, और वो क्यों होगा, कैसे होगा, ये बातें हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे। अब आगे चलेंगे तो देखो, इस बलून के ऊपर इतने सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हो गए, तो अब ये न्यूट्रल नहीं बनेगा, इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। अब इसको अगर मैं उठा के ये वॉल के साथ में लेके आऊंगा, तो क्या हो रहा है, देखो पहले ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में था, एकदम आनंदी घरदार है दिन से, बट जैसे ये बलून क्लोज आता है, इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं, जैसे बलून क्लोज आता है, इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं, जैसे बलून क्लोज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि चार्ज जो है, कल हमने देखा था दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। अगर दोनों सिमिलर है, लाइक है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर दोनों अनलाइक है, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उस पॉइंट के ऊपर हम अभी आने वाले हैं। ठीक है,
तो कल जो बातें हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बस इतना ही देखा था कि यहाँ पे कुछ लिखना नहीं था आपको, हाँ ठीक है। कल हमने बस इतना ही डिस्कस किया था कि चार्ज जो है उसका डेफिनेशन था, याद है सबको डेफिनेशन क्या था कि चार्जेस मतलब क्या होता है, एक टेंडेंसी है जिसका काम है सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। याद करो कल का लेक्चर, ठीक है, एक 2 मिनट में हम देख लेते हैं जो बच्चे कल नहीं थे उनके लिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो सिंपल कैसे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, अरे कहां पे गए, चार्जेस हमें रिक्वायर्ड होंगे। और जो चार्जेस होते हैं देखो यहां पे, हाँ, तो ये चार्जेस हम स्पेस में प्लेस करेंगे, तो इनको स्पेस में प्लेस करने से वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यस अभी करेक्ट डेफिनेशन। मतलब क्या है कि चार्ज हमने पढ़ तो लिया, कल ये बातें हो गई थी लेकिन कुछ लोग कल नहीं थे, इसलिए इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये स्पेस है। स्पेस मतलब जो हमारे सराउंडिंग में होता है वही है। अगर यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज ऐसे प्लेस करूंगा तो ये सारे एरो आपको दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, बट चार्ज को समझने के लिए इतना याद करो कि चार्ज मतलब एक टेंडेंसी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे पानी ग्लास में डाल दिया, ग्लास की शेप एक्वायर कर ली, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुणधर्म है, टेंडेंसी है। उसी तरह से जिस बॉडी को चार्ज दिया दिखता नहीं है लेकिन इस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। नेक्ट आई से हम देख नहीं सकते लेकिन प्रैक्टिकली इसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर दूसरा चार्ज मैं यहां पे प्लेस करूंगा, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तीसरा नेगेटिव चार्ज यहां पे प्लेस किया, इसकी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना। सबकी हवा है यहां पे, जो भी आ गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जितने चार्जेस हम यहां पे प्लेस करेंगे वो सारे चार्जेस क्या करेंगे, सराउंडिंग के स्पेस में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते जाएंगे। अगर एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हम प्लेस करेंगे तो ये सारे बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। कितनी स्ट्रांग आपको अगर देखना है तो उसको वैल्यूज के साथ अगर देखेंगे तो देखो एकदम पूरा कलर पैटर्न ही चेंज हो गया, एकदम स्ट्रांग रेड आ गया, मतलब बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कुछ चार्जेस में कम करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रेड कलर थोड़ा कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है ना। ये ब्लू रीजन जो है इसका मतलब है निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। चलो तो सेम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि चार्ज मतलब कल हमने डिफाइन किया था, फॉर्मूला भी देखा था कि चार्ज जो है हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग Q इक्वल्स टू N इंटू E, जहां पे N का मतलब था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये किसी के दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन क्यू, प्रोटॉन ने क्या, मतलब अपन बोलते हैं ना प्रोटॉन काय बिघडवलं आपलं, वैसे कुछ नहीं बिघडवलं, बट वो न्यूक्लियस के अंदर है तो हम उसको पकड़ के बाहर नहीं लेके आ सकते, इसलिए हम न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन को अंदर ही रहने देते। हम किसको घुमाते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हर बार जो इलेक्ट्रॉन लगेगा उसका चार्ज बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज बन गया। यस आई यूनिट हमने देखा था कि कूलम होता है। उसके बाद में हम जो डिस्कशन कर रहे थे और अभी हमने विजुअलाइज किया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं एकदम भारी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दिसायला भारी बट कामाचा काहीच नहीं, है ना, जो प्रोटॉन के ऊपर होता है, और इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। एंड ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, ये होता है प्रोटॉन के पास, बट इसका काम कैसा है, ये बस दिखने के लिए है ना, बस स्टेबिलिटी या न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए, या हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस में कुछ भी काम का नहीं होता है। दूसरा चार्ज होता है जिसको हम देखते हैं, लगता है कि वो निगेटिव है लेकिन एक्चुअल में बहुत काम का है ना, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज मतलब ये बनता है माइनस साइन से, और ये किसके पास है निगेटिव चार्ज, तो ये है इलेक्ट्रॉन के पास। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनके पास ही क्यों, इनको छोड़ के नेचर में कुछ है ही नहीं, पूरा मैटर बना है, उसमें कौन है, प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन भी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हमारे लिए वो कुछ काम का नहीं, क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमें, ठीक है।
इसके साथ हमने आज जो है एक पॉइंट एडिशन में पढ़ा था, जिसको मैं यहां पे स्टार मार्क करके लिख रहा हूं। स्टार मार्क कहां पे है? चलो एकदम अच्छा वाला स्टार मार्क दे देते, ठीक है। ये आ गया स्टार मार्क। तो स्टार मार्क के साथ इसको लिखता हूं मैं कि लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। अब लाइक का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव, लाइक का मतलब। अनलाइक का मतलब पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो बलून के केस में हम ऑब्जर्व कर रहे थे वही ये। देखो देखो यहां पे अगर मैं, अरे बहुत सारे चार्जेस हो गए, ठीक है। हम पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस देख रहे थे। हाँ, ये हमारा बलून का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि चार्जेस के दो टाइप होते हैं। तो यहाँ पे लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सार के जो चार्ज है, यानी एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव। जो अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों है, मतलब ये न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल है मतलब यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पे इस तरह से चार्जेस नहीं शो कर रहा हूं मैं, और इसको आके अगर मैं फिर से रब करूंगा तो देखो कंडीशन क्या हो गई, अब सेपरेट हो गए चार्जेस। फिर से एक बार, अभी यहाँ पे जो है चार्जेस मैंने शो नहीं किए क्योंकि ये न्यूट्रल है। ये भी चार्जेस शो नहीं किए मतलब ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं रब कर रहा हूं तो ये रबिंग की प्रोसेस में देखो टच में आ गया, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ये उल से उड़ा मार के जंप मार के बलून के ऊपर आ गए। और थोड़ा आगे टच करूंगा और सारे इलेक्ट्रॉन बलून के ऊपर जंप करके आ गए। इधर लेके आऊंगा और इलेक्ट्रॉन है जंप करके बलून के ऊपर आ गए, और नीचे लेके आऊंगा इलेक्ट्रॉन आ गए, और नीचे सारे इलेक्ट्रॉन जमा करके लेके आने, ठीक है। सब तरफ घुमा दिया, कोटा कंप्लीट। जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको भेज देते उधर। अब ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज बना, ये पूरा निगेटिवली चार्ज बना। अब यहां पे कंडीशन क्या है? देखो इसको अगर उठा के मैं यहां से छोड़ दे रहा हूं तो ये भाग के यहां पे आ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि बलून के ऊपर है निगेटिव चार्ज, उलन जैकेट के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरे को एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। देखो अट्रैक्शन की वजह से बलून इधर आ रहा है। अब सेकंड केस में अगर मैं यहां पे चार्जेस शो करता हूं आपको, ये वॉल है, यहां पे बलून के ऊपर निगेटिव चार्ज है, और ये वॉल के ऊपर जो चार्जेस है उनकी मूवमेंट मोशन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन अवे भाग, अरे अंदर घुस गए, देखो आ गए वापस, घुस गए अंदर। मतलब यहाँ पे निगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, बिन बुलाए मेहमान जैसे वापस आ रहा है। लेकिन ये अगर इधर लेके जा रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने घर से भी भाग जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर चार्जेस लाइक होंगे, सिमिलर होंगे, रिपेल करेंगे। अगर चार्जेस अनलाइक होंगे, अपोजिट होंगे, पोलैरिटी उनकी डिफरेंट होगी, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक है रिपल्शन, अनलाइक है अट्रैक्शन। बस यही बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, हो गया। तो चार्ज से रिलेटेड इतनी ही बातें हमें डिस्कस करनी थी। तो आपको चार्ज ये वर्ड सुनने के बाद कल एंड आज जो हमने डिस्कस किया है, ये सारी की सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए कि चार्ज मतलब क्या है। टेंडेंसी है, जिस बॉडी को मिल गई वो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है वो हमने देखा। चार्जेस के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज अगर होगा तो दूसरे निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, या फिर दूसरा पॉजिटिव है पहला निगेटिव है, मतलब अनलाइक है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपल्शन एंड अट्रैक्शन ये डिपेंड करता है कि चार्जेस की पोलैरिटी होती क्या है, एक्चुअल में है क्या। अब ये पॉजिटिव एंड निगेटिव ऐसे इनको क्यों बोला गया? एकदम मजेदार थ्योरी देखो क्या हुआ था।
हम मतलब ह्यूमन बीइंग है ना, डे बाय डे ऐसे प्रोग्रेस कर रहे थे। ऐसा नहीं होता कि कोई साइंटिस्ट हो गया रात में, जैसे आइंस्टाइन था, रात में भगवान आ गए और उसको सब कुछ पढ़ा दिया और उठ के वो इन्वेंशन करने लगा। एक एक चीज जो हम सराउंडिंग में हमारी लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं, जैसे कि ये पूरा विजुअलाइजेशन करने के लिए मेरे पीछे आप स्क्रीन देख रहे हो, इस तरह से जो भी चीजें बनती है इसके पीछे है ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स, बहुत सारी मेहनत होती है बहुत सारे लोगों की। तो सबसे पहले ना एक बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, एक साइंटिस्ट थे, यूएस प्रेसिडेंट नहीं, साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये चीजें सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व की थी कि क्या होता है कि बेसिकली दो चार्जेस अगर सिमिलर पोलैरिटी के हैं तो रिपेल कर रहे हैं, अगर अपोजिट पोलैरिटी के हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वो दो टाइप के होने चाहिए। तो इनको ऐसे लगा था कि अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर पहले से +5 इतना चार्ज है और उसमें अगर +5 ऐड कर दूंगा तो टोटल चार्ज बन रहा है 10। उसी तरह से अगर किसी बॉडी के ऊपर +5 इतना चार्ज है एंड अपोजिट पोलैरिटी का मतलब -5 इतना चार्ज ऐड कर दूंगा तो वहां पे नेट चार्ज 0 बनेगा, मतलब बॉडी न्यूट्रल बनेगी। ये बातें उन्होंने ऑब्जर्व की थी और उन्होंने सबसे पहले फिर ये प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको पॉजिटिव बोलना है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको निगेटिव बोलना है, इस तरह का आइडिया एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, तो हम चार्जेस की हिस्ट्री भी 1 बाय 1 देखने वाले। अभी फिलहाल हमें बस चार्ज को डिस्कस करके यहाँ पे खत्म करना था। अब जो है आगे हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होने का जो रेट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको हम कैपिटल I और स्मॉल I इस तरह से अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वो यूज करो, कैपिटल I भी करंट है, स्मॉल I भी करंट है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो होता है I इक्वल्स टू Q/T। अब यहां पे जो मैंने Q यूज किया है, इस Q का मतलब होगा चार्ज, जो T आप देख रहे हो इस T का मतलब होगा टाइम, यानी फिर से वही चार्ज आ गया। मैंने बोला ना कि जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो ये चार्ज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है ना, तो उसको एकदम अच्छे से इमेजिन करेंगे तो हर एक पॉइंट में वो काम में आता है। यहां पे आ गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको वो ज्योग्राफी में एयर के करंट मालूम होंगे, है ना, वारा ये तो है ना, बारिश लेके आते हैं, है ना, वो भी क्या है, एयर करंट से। उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें क्या होता है, चार्जेस फ्लो होते। अब ये चार्जेस फ्लो होंगे मतलब कौन फ्लो होगा, वही बातें जो हम डिस्कस कर रहे थे। चार्ज मतलब कौन है, ये Q इक्वल्स टू एनी में, चार्ज मतलब कौन है, ये Q इक्वल्स टू एनी में, यहाँ पे N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब इलेक्ट्रॉन है, यानी जब भी चार्ज फ्लो होने की बात आएगी तो एक्चुअल फ्लो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा। यस करेक्ट है, ठीक है। तो यही बातें हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अभी चार्ज के बारे में तो बेसिक आइडिया हो गया था। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन किया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज मतलब क्या है वो क्लियर हो गया। रेट मतलब हम उसको टाइम से रिलेट करते हैं, तो करंट डिनोटेड बाय I, कैपिटल लो या फिर स्मॉल लो। इसका फॉर्मूला बनेगा I इक्वल्स टू Q/T। Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। तो इसका SI यूनिट चाहिए। देखो चार्ज के लिए हमने SI यूनिट लिखा था कूलम, अपॉन टाइम है उसका यूनिट होगा सेकंड, तो इस कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं एज ए एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट उसका यूनिट हो गया एम्पियर, एंड ये एम्पियर मतलब कैपिटल ए विच इज इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकंड। तो जैसे कल हमने चार्ज को डिफाइन किया था, बस उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड बस इतना ही डिस्कशन है, आपको इसी को लर्न करना है। इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो हम कल के लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। तो आज भी आपको कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं है ना, चार्ज तो हो गया था कल, बस इतनी डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट इतना ही रिमेंबर करना है। फिर जैसे हमने चार्ज को विजुअलाइज किया था
उसी तरह से हम करंट को भी विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। फिर करंट विजुअलाइज हो गया, फिर रेजिस्टेंस भी आएगा, रेजिस्टेंस आ गया, उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, एंड उसी को कनेक्ट करके कल के लेक्चर में हम ओहम्स लॉ भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो ओहम्स लॉ को सर्किट में अप्लाई करने के बाद करंट, रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज होते हैं, ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए लगे रहो बोर्ड्स की प्रिपरेशन को, एंड साथ ही साथ जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखी है उनको भी थोड़ा सा एंजॉय करो। थैंक यू, गुड नाइट। और सर